व्हाट आर द मेन एडवांटेजेस ऑफ घी कि आप घी आपके डेली रूटीन में इन्वॉल्व करते हो या उसको आप यूज़ करते हो तो उसके मेन फ़ायदे क्या है? हर ह्यूमन को फैट का रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी को फैट चाहिए। किसी भी फॉर्म में उसको आप, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, आप चपाती खा रहे हैं और फैट बिल्कुल नहीं ले रहे, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, उसमें मैकेनिज़्म है कि वो कार्बोहाइड्रेट से फैट में कन्वर्ट करेगी। और उसको डिपॉजिट करेगी, स्टोर करेगी, ताकि टफ टाइम में वो उसको फिर से फैट टू कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर लें। तो गुड फैट की बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट होती है। हमारे जितने भी सेल्स के फंक्शंस हैं, ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, उनमें सब में फैट्स रिक्वायरमेंट होती है। तो गुड फैट होनी चाहिए, चाहे वो ऑयल की फॉर्म में हो, नेचुरल ऑयल्स की फॉर्म में, या वो घी की फॉर्म में हो। और देसी गाय के घी के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक हर किसी के लिए अलग अलग इसके यूजेस हैं। जैसे मैं आपको बताऊं शुरुआत से, कि सबसे छोटा बच्चा है, तो जब बच्चा बिल्कुल छोटा हो तो उसकी मसाज देसी गाय के घी से ही की जानी चाहिए। देसी गाय का घी ही एकमात्र ऐसा चीज़ है जो बॉडी के जो 7 लेयर्स होती है हमारी स्किन में, उनको पेनेट्रेट करके अंदर तक जाता है। अच्छा। हाँ जी, तो उसको अगर आप धूप में रखें बच्चे को, और केवल घी से मसाज करें। अभी मार्केट में बहुत सारे अलग-अलग ऑयल्स आ रहे हैं, और बड़ी-बड़ी एमएनसी कंपनीज़ में बहुत करोड़ों का एम्पायर बना रखा है केवल मसाज ऑयल्स के ऊपर ही, बेबी मसाज ऑयल्स के ऊपर ही। जबकि हमारी पुरातन जो संस्कृति थी, जो सनातन संस्कृति थी, उसमें केवल देसी गाय का घी यूज़ किया जाता था। घी से ही मसाज होती थी। तो पहली चीज़ मसाज करने के लिए यूज़ हो गया। उसके अलावा नाभि में, हमारे बॉडी की जितनी भी नाड़ियाँ हैं, वो नाभि से कनेक्टेड है। बच्चा माँ के गर्भ में नाभि से कनेक्टेड होता है। नाभि से ही उसके यहाँ चारों तरफ जितनी नाड़ियाँ हैं, वो नाभि से अटैच होती है। तो नाभि में घी लगाना, हर व्यक्ति को नाभि में घी लगाना चाहिए। सर्दी, गर्मी, बरसात, आपके कभी होंठ नहीं फटेंगे, आपके कभी तलवे नहीं फटेंगे, आपको कभी ड्राइनेस नहीं होगी। मतलब आप नाभि में जो घी लगाएँगे, वो आपके हेयर्स तक आता है। क्या बात कर रहे हैं? आपको हेयर्स को नरिशमेंट वो दे देगा। आप ट्राई कर लीजिए, ये प्रूवन फ़ॉर्मूला है। आपके अगर होंठ फट रहे हो, अभी सर्दी का टाइम है, तो आप नाभि पे घी लगाइए केवल 3 दिन के लिए। आपके होंठ बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, और वो अंदर की साइड से। ऐसा नहीं कि हमने ऊपर कुछ अप्लाई किया और उससे ठीक हो रहा है। तो ये नेचुरल रेमेडी है, और ये केवल होंठ ठीक होने के बारे में नहीं है। होंठ कैसे ठीक हुए? क्योंकि उसने अंदर से नरिशमेंट दिया, मॉइस्चराइज़ेशन दिया, तो ये नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। आप आउटर अप्लाई करते हैं तो भी ठीक है, नाभि पे लगाते हैं तो भी ठीक है। नाभि पे लगाते हैं तो आप सोचिए आपके लिप्स तक आया है, हाँ, वही। तो आपकी पूरी बॉडी में वो गया है, हेयर्स तक भी वो जाता है। उसके अलावा एक और फ़ॉर्म होता है घी को यूज़ करने का, लोगों को शायद थोड़ा अलग लगे, नेस्ट्राइल में। हमारे जो दोनों नाक हैं, उसके अंदर 2-2 ड्रॉप घी, इसको नस्यकर्म कहते हैं आयुर्वेद में। नस्यकर्म में तो क्या होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में घी डाला जाता है, 10-10 एमएल भी घी डालते हैं नाक में। उसकी एक पूरी अलग प्रक्रिया है। ये जो शोधन की जो प्रक्रिया होती है ना, पूरे शरीर का शोधन किया जाए, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर वमन, विरेचन, नस्य, ये सारे कर्म होते हैं। बट नस्या ड्रॉप एक अलग चीज़ है, कि आप दोनों नेस्ट्राइल में 2-2 ड्रॉप डाल लीजिए, तो गर्दन से ऊपर के जितने रोग हैं, वो सारे आपके क्लियर रहेंगे। मतलब सीएनएस से रिलेटेड कोई इश्यू आपको नहीं होगा, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, आपका हेयर लॉस कम होगा, आपकी आईसाइट ठीक रहेगी, ईयर्स, मतलब गर्दन, कॉलर बोन से ऊपर के जितने रोग हैं, उनमें सब में, रोग का मतलब उन रोगों को वो होने ही नहीं देगा। आयुर्वेद के अंदर आप मानिए कि 90% जो चीज़ें हैं ना, वो रोगों को रोकने के लिए नहीं, रोगों को उपचार के लिए नहीं है। वो रोग हो ही नहीं उसके लिए है, कि आपने घी खा लिया, आपने नेस्टाइल में घी ले लिया, नाभि में लगा लिया, और 2 चम्मच घी डेली खा लिया, तो फिर आपको बाकी मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में 10% ही मेडिसिन है, बाकी सब प्रिकॉशन है। ओके। स्वस्थ को बनाए रखना ही आयुर्वेद का काम है। आयुर्वेद का काम रोगी को ठीक करना उतना ज़्यादा नहीं है। कोई रोगी हो ही ना, वो आयुर्वेद का कार्य है। तो ये पूरा मेरे को तो इतने बेनिफिट्स पता ही नहीं थे कि जी, घी जी। ये इसके सब। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अच्छा। रोटी में, चपाती में, आप रोटी के साथ खाएँगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा, आपका पाचन अच्छे से होगा, आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन का इश्यू नहीं होगा। आज भारत के अंदर लगभग 60% लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू है। आफ्टर 40 और ज़्यादा बढ़ जाता है ये। तो
जब भी खाना खा रहे हो उससे पहले अगर खा सकते हैं तो गर्म पानी में सुबह लोग लेते हैं, कॉफ़ी चाय के साथ में भी घी लेते हैं, वरना गर्म पानी के साथ में भी 1 चम्मच बिलोना घी डाल के यूज़ किया जा सकता है। वो नहीं करना चाहें तो खाने से पहले 1 चम्मच घी डायरेक्टली खा सकते हैं, बाद में रोटी के साथ भी घी खा सकते हैं, तो उससे भी आपका कॉन्स्टिपेशन का इश्यू नहीं रहेगा। जो प्रेग्नेंट वुमन है, आपको ध्यान में है पहले एक प्रेग्नेंट वुमन एक प्रेगनेंसी में 30 से 40 लीटर घी खाती थी। अच्छा। 30 से 40 लीटर। मतलब घी एंटी एजिंग भी है, वो जो बॉडी का स्ट्रक्चर इधर-उधर हो गया उसको ठीक भी करता है, बॉडी को रिपेयर भी करता है। सारी चीज़ें घी से हो सकती है। आप सोचिए कि हमारे शास्त्रों में क्यों कहा गया होगा या लोग क्यों खाते थे? आप पूछ लीजिएगा। जो हमारी दादी थी उन्होंने 30 केजी घी खाया था। अभी लोग नहीं खा रहे हैं, अभी उनको फिर सप्लीमेंट लेने पड़ रहे हैं, 9-9 महीने मेडिसिन्स लेनी पड़ रही है, उठ नहीं पा रहे हैं, 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं है। लोगों के पहले 10-10 बच्चे हो रहे थे और सारी चीज़ें नॉर्मली चल रही थी, फिगर मेंटेन था और 30 केजी घी, 40 केजी घी, मेरी दादी ने 40 केजी घी खा रखा है। क्या बात कर रहे हो? मैं अपने अकेले का कंजप्शन बता रहा हूँ, मैं देखो मोटा नहीं हूँ, पर मैं लगभग 1 से सवा केजी घी मैं अकेले केवल चम्मच से खाता हूँ सुबह। डेली 1 चम्मच घी खाता हूँ। अच्छा, हाँ जी। इतने सारा। तो अभी जिम में आप जाते हो ना, तो आपका जो ट्रेनर होता है या जो न्यूट्रिशनिस्ट होती है, दे टेल यू कि आप रोटी के ऊपर घी मत लगाओ। क्यों? क्योंकि फैट बढ़ जाएगा आपका। तो लोगों को ये इन्फ्लुएंस उतना हो रहा है कि वो दे प्रिवेंट ईटिंग घी इन देयर नॉर्मल डाइट और इन द नॉर्मल रूटीन। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बिल्कुल, ये 100% मिथ है। अभी ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसके रिज़ल्ट्स हैं। आप सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। रोटी के साथ में घी खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोटी के साथ घी नहीं खाते हैं, तो सावधान हो जाइए। बहुत सारे डिज़ीज़ आपको आने वाले हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होने वाले हैं। कॉन्स्टिपेशन आपको 100% होगा, गैस और आफरे की समस्याएँ आपको 100% होगी, अगर आप रोटी, चावल, दाल के साथ में घी नहीं खा रहे हैं तो। तो घी ज़रूर खाना चाहिए, रोटी के साथ घी खाना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है आयुर्वेद में तो। अभी मॉडर्न साइंस तो बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेटरी चीज़ें लाती है कि ये मत करो, वो मत करो, लेकिन उससे आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम्स बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। आप कंपेयर कर लीजिए आज के 60 साल पुराने वाले व्यक्ति को और अभी के व्यक्ति को, तो आपको पता चल जाएगा जो घी खाता था, घी वाली रोटी खाता था, उसका स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी देख लीजिए। जो नहीं खाता है और जिम में सप्लीमेंट ले रहा है, उसका आप इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देख लीजिए। अभी एक डेटा आया था हमारे पास कि जो अभी की हमारे पापा लोगों की जनरेशन है, दे आर हैविंग देयर थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ लिविंग अराउंड 70। यस, और वो लोग कंपेयर करें कि अभी जो हिसाब से हम लोग जेन जी कंजम्पशन कर रहे हैं, मेयोनीज का, पिज़्ज़ा का, डिफरेंट प्रिजर्व्ड सॉसेस, जो वैसे फूड जिसमें पैकेज फूड, तो वो सब के हिसाब से आपका लाइफ स्पान बहुत डिटोरिएट हो रहा है बिल्कुल हो कि रहा है। आगे की लाइफ में हो सकता है कि 40-50 साल आपका मेन थ्रेशोल्ड हो। जब भी बोल रहे हैं ना कि 40-50 साल के हिसाब से ही आप जी पाओगे, और फिर वो जेनेटिकली आगे आप व्हेन यू आपका बच्चा होगा, तो वो भी वैसे ही डिप्राइव्ड हो जाएगा कि उसकी भी लाइफ स्पैन वैसे ही होगी। तो वो सब से हम कैसे बच सकते हैं विथ ऑर्गेनिक मेथड एंड आयुर्वेदा? 100% ये होने वाला है। आपने साइंटिफिकली डाटा देख ही लिया है और ये चीज़ 100% होने ही वाली है, इसको रोका नहीं जा सकता। अगर हम इसी लाइफ़स्टाइल में जीते रहे तो। पहली चीज़ तो पैकेज फूड बंद ही हो जाना चाहिए, जहाँ तक हो सके। जहाँ नहीं अवेलेबिलिटी है वहाँ चलता है, पर जहाँ तक हो सके पैकेज फूड बिल्कुल ना खाएँ। जो भी पैकेज फूड है, कोई भी चीज़ अगर नेचुरल है, आप एक एप्पल को टेबल पे रख दीजिए, वो धीरे-धीरे उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगी और वो खराब हो जाएगी, ठीक है? अब कोई बंदा एप्पल जूस बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, एप्पल से कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है और उसकी एक्सपायरी 2-2 साल है, डेढ़-डेढ़ साल है, तो वो कैसे ब मेंटेन कर रहा है? प्रिजर्वेटिव लोग यूज़ कर रहे हैं। ब हर चीज़ जो भी पैकेज फूड है आप देखिए, लेबल पढ़िए, बहुत ज़रूरी है लेबल पढ़ना। लिखा होता है कि प्रिजर्वेटिव यूज़ किया गया है, सोडियम बेंजोएट यूज़ किया गया है और बहुत ही खतरनाक है सोडियम बेंजोएट ह्यूमन हेल्थ के लिए। च्यवनप्राश में लोग आजकल सोडियम बेंजोएट यूज़ कर रहे हैं, जबकि च्यवनप्राश में जनरली प्रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग जो च्यवनप्राश बनाते हैं उसमें नहीं करते हैं। बट सोडियम बेंजोएट और विटामिन सी मिलके कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब कैंसर कोजिंग। आप देखिए मतलब
इस बहुत सारी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आपको सिंपल एक फंडा देता हूँ कि आज से 50 साल पहले जो लोग करते थे, आपकी दादी जो करती थी, वो लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करोगे, तो आपका लाइफ़ स्पैन बढ़ जाएगा। अभी जेन ज़ी जो फ़ॉलो कर रहा है, वो फ़ॉलो करोगे तो घट जाएगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो बहुत डिटेल्स में इसमें नहीं जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो अभी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा बोल देंगे तो कि पैकेज फूड में ये मिला होता है। जो लेबल कंटेंट भी आजकल लोग गलत लिखने लग गए हैं। तो उसमें तो एफएसएसएआई फसाई करके है, हाँ, तो वो चेक करता है, तो उसमें अगर वो इंग्रेडिएंट होता है और वो लोगों ने मेंशन नहीं किया होता, तो यू कांट सेल दैट प्रोडक्ट। तो उसमें भी अभी इंडिया में अभी उतना ज़्यादा आया नहीं है ये। हालाँकि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में है और फिर भी चलता है। लेकिन उसमें लिखा होता है कि ये पैरामीटर्स जैसे मान लीजिए सोडियम बेंजोएट है, तो ये परमिटेड लिमिट्स में डाला गया है। लेकिन कोई भी उस परमिटेड लिमिट्स में डालता नहीं है। सब लोग उससे ओवरडोज़ ही करते हैं। क्यों करते हैं? लंबे टाइम तक उसको चलाना है प्रोडक्ट को। ग्राहक की भी ये आदत हो गई है। आप अभी ब्रेड लेने जाओगे, तो बोलेंगे भाई खराब नहीं होनी चाहिए। जिस बंदे की ब्रेड खराब नहीं हो रही, आप उसकी लोगे। मान लो एक ब्रांड आपको बोलता है इसको सेम डे यूज़ करना है। एक ब्रांड बोलता है कि आप 5 दिन आराम से यूज़ करो। तो आप 5 दिन वाला प्रेफ़र करोगे ना? तो वो 5 दिन कैसे चलेगी? सोचो, आप आटा लगा के रखते हो, तो वो तो खराब हो जाता है। अगर उसको खराब होने से बचाना है तो कुछ तो डालना पड़ेगा। क्या डालेंगे? जो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देगा। तो अगर बैक्टीरियल ग्रोथ वो उस प्रोडक्ट में नहीं होने दे रहा, जब वो आप इंटेक करोगे तो आपकी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया है, वो उनको भी ग्रोथ नहीं होने देगा। तो आपकी बॉडी के गुड बैक्टीरिया को वो धीरे-धीरे किल कर देगा। आप खराब फूड पहले से ही खा रहे हैं, जंक फूड पहले से ही खा रहे हैं। मतलब लाइव फूड खा ही नहीं रहे हैं, डेड फूड ही खा रहे हैं, जो ऑलरेडी डेड है अच्छा, ना? तो फिर उससे लाइफ कहाँ मिलेगी? लाइव फूड खाएँगे तो लाइफ मिलेगी। तो उसके लिए वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, बाकी जो कच्ची चीज़ें हैं वो खाइए। जो चीज़ें 2 से 3 दिन में ख़राब होती हो ना, वो सबसे बढ़िया चीज़ें हैं। और जिन चीज़ों का लाइफ स्पैन ज़्यादा है, फूड की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, तो जितने लंबी जिनकी लाइफ है, उतना ज़्यादा उसमें प्रिजर्वेशन है। सिंपल लॉजिक ये है। पहली चीज़ तो कोशिश ये करो कि प्रिजर्वेशन वाला खाना ही ना पड़े, नेचुरली खाएँ हम। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आजकल हर जगह अवेलेबल हैं। और हेल्थ हैबिट्स को थोड़ा-सा चेंज करेंगे, तो लाइफ स्पान को बढ़ाया जा सकता है और जो लाइफ की क्वालिटी है, उसको बढ़ाया जा सकता है। लाइफ लंबी हो और बीमारियों से हो, तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। सही बात है। स्वस्थ हो, तो उसके लिए आयुर्वेद काम करता है। अगर आप आयुर्वेदिक दिनचर्या फ़ॉलो करें, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, जो मैंने आपको बताया चीज़ों का कि सुबह उठ के गर्म पानी पीना, घी का नियमित सेवन करना, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डेली बेसिस पे कंज़्यूम करना, भोजन दिन में 3 ही बार करना, बार-बार जो क्रेविंग होती रहती है और हर कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, कभी नमकीन खा ली, कभी कुछ खा लिया, तो उससे हमारी जठराग्नि बिगड़ जाती है। जठराग्नि, जठराग्नि एक जठराग्नि का मतलब होता है जठर यानी पेट। पेट में एक अग्नि होती है, आयुर्वेद में उसका नाम जठराग्नि है, जो भोजन को पचाती है। ओके, तो हमारे जठर में जो अग्नि है वो भोजन को पचाती है। तो जैसे ही कोई आप फूड उसको देते हैं, तो जठराग्नि प्रज्वलित होती है और उस फूड को डाइजेस्ट करती है। अब आपने थोड़ी देर में जठराग्नि जली थी, थोड़ी देर में फिर जला दी, थोड़ी देर में फिर जला दी, कुछ न कुछ खाते रहे, तो फिर आपको रिफ्लेक्सेस आजकल लोगों को हो रहे हैं, फूड वापस ऊपर की तरफ आने लगता हाँ, है, गैस होती है, इंडाइजेशन होता है, आफरा और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, लोगों को पेट से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने देखा है कॉन्स्टिपेशन और गैस और ये तो बहुत नॉर्मल है और लोग पूछते हैं कि कोई आयुर्वेद में मेडिसिन है क्या इनको ठीक करने के लिए? मेरे को कोई पाउडर दे दो। मैं लोगों को बोलता हूँ खाने के बाद में पानी पीना बंद कर दो। खाने के 30 से 45 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। खाने के बाद, भोजन के बाद पानी विष के समान है। अच्छा, भोजनान्ते विषम वारी, वारी यानी पानी। तो वो नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद की जो दिनचर्या है उसके अकॉर्डिंग अगर आप खाना खाते हैं उसके 30 से 45 मिनट बाद पानी पिए तो ठीक है। तो सुबह उठिए गर्म पानी पीजिए, दूध, दही, घी का सेवन कीजिए, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स का सेवन कीजिए, पैकेज फूड कम से कम यूज़ कीजिए क्योंकि बिल्कुल यूज़ नहीं करना तो आजकल मेट्रो सिटीज़ में पॉसिबल नहीं है। कम से कम यूज़ कीजिए। भोजन के बाद में 30 से 45 मिनट तक पानी मत पीजिए। रात का भोजन 7 बजे से पहले कर लीजिए। रात को 10 बजे के बाद जागिए मत। सुबह 6 बजे के बाद सोइए मत। तो आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। अगर आप आयुर्वेदिक दिनचर्या का फॉलो करेंगे, मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगा। आयुर्वेदिक दिनचर्या मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा।
तो आप देख लीजिएगा कि किस किस तरीके, केवल आपको उसको फॉलो कर लेना है। कोई रोग हो भी गया है तो वो रिकवर होने लगेगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो एक आपका स्वस्थ ही डेली रहेंगे। रूटीन अच्छा हो, कि एक कोट भी उसमें था कि व्हेन यू स्लीप, आप पहले सो जाते हो और जल्दी उठ जाते हो, तो उसमें आपकी बॉडी की साइकिल पूरी अलग फ्रेम हो जाती है, बिल्कुल, जिससे आपका बॉडी का लेवल, वाटर लेवल, बीपी, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक जो पेशेंट है वो सब नेचुरली रिकवर होने लगता है। देखिए जितने केमिकल्स हम अभी ले रहे हैं, हाँ, जितनी मेडिसिन्स हम अभी ले रहे हैं ना, वो हमारी बॉडी, ऐसा कोई केमिकल नहीं जो बॉडी नहीं बना सकती। तो जैसे मान लो किसी को बीपी है ना, तो बॉडी नेचुरली बीपी को काउंटर करने के लिए ऑटोमेटिक उसका मैकेनिज्म है ही। रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक ये मैकेनिज्म चलता ही है। हर किसी की बॉडी में चलता है। तो बॉडी क्या करती है कि जैसे मान लो आपको कोई इश्यू है, आप केवल टाइम पे सोना शुरू कर दो और भोजन थोड़ा-सा कम कर दो, जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा कम कर लो। तो बॉडी ऑटोमेटिक उसको रिपेयर करना शुरू, ये रात का जो टाइम है ये रिपेयरमेंट के लिए ही बना है। नींद के लिए, नींद हम लेते हैं उसके बाद में ब्रेन काम कर ही रहा होता है, बॉडी पार्ट काम कर ही रहे होते हैं और उसके अंदर वो सारी चीज़ें हो ही रही होती है। जैसे मान लीजिए किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली बॉडी ऐसे हार्मोन सीक्रेट करेगी जो बीपी को कम करेगा। अगर आपका लाइफ साइकिल आप मेंटेन रखो, डेली टाइम पे सो रहे हो, डेली टाइम पे उठ रहे हो और दिनचर्या का पालन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें होगी ही नहीं। अगर किसी को हो गई है तो वो रिकवर हो जाएगी। बट अगर आप डिस्टर्ब करते रहोगे, कभी 2 बजे सो रहे हो, सुबह 11 बजे उठ रहे हो, दूसरे दिन और किसी समय सो रहे हो, तो इससे साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। जो इनर वॉच है बॉडी की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसकी वजह से भी रोग पैदा होते हैं।